शुभ संध्या। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 570वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आप सभी अवगत हो गए कि IFPH फोरम एंड एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात किया जा रहा है तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी के ज्ञान का साझा करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमाना कुमारी पांडा मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को आज के इन गेस्ट का जो गेस्ट पधारे हैं उनका परिचय देता हूँ ब्रीफ में। जो डॉक्टर सुमाना कुमारी मैम है, इट प्रेजेंट वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन Dhabaleswar Homeopathy Clinic, Cuttack, Chaudhar, Odisha. She has served as District Homeopathy Medical Officer, Cuttack Circle, Cuttack Health Family Welfare Department, Government of Odisha. Homeopathic clinical experience of 35 year to treat chronic cases, all type, more specifically of gynecology cases, palliative care of cancer cases. Teaching experience of 18 year in Department of Materia Medica at Dr. Abhin Chandra Homeopathy Medical College Hospital in Bhubaneswar. मैडम के कुछ पुरस्कार है अवॉर्डेड है, उनका मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। अवॉर्डेड एज अ बेस्ट होम्योपैथ ऑफ उड़ीसा हनीमन पवित्र सम्मान 2014 बाय होम्योपैथिक बोर्ड ऑफ उड़ीसा। बेस्ट होम्योपैथ कोविड वॉरियर बाय मारवाड़ी महिला समाज। वुमेन ऑफ इंस्पायरेशन बाय लॉयंस क्लब। बेस्ट वुमेन सोशल वर्कर बाय उड़ीसा नारी सेवा संघ। भारत होम्यो रत्न बाय वेल्सन होम्योपैथी। डायबिटीज अवेयरनेस थ्रू आउट उड़ीसा and received most prestigious international president medal in 2018. आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन इन द एविडेंस बेस्ड ऑफ स्टडी ऑफ फास्फोरस। मैं अब मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। Thank you, Dr. Nishan. Thank you for the introduction. So now coming straight to my topic. Is it visible to you all? नो मैडम, अभी शेयर नहीं हुआ है मैडम। शेयर तो कर दिया सर। ओके। ओके ओके। Is it visible now? नो मैडम, नॉट येट। आती है? कोई प्रॉब्लम है लगता है मैडम, आप फिर से कोशिश कीजिए। नहीं, is it visible now? नो 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 मैडम, नो नॉट येट। Not it. अभी अभी दिखता है क्या? नहीं मैडम, आया नहीं है जी। अभी भी नहीं है। नहीं आया है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, अब आ गया मैडम।
अभी आया ना? हाँ, अब अपना पीपीटी पर जाइए। हाँ हाँ, हाँ, आ गया है। आ गया। ओके, आ गया मैडम, आ गया। थैंक यू सर। सर नाउ अभी दिखता है ना सर? आ गया मैडम। ओके, थैंक यू सर। सो एट द आउटसेट सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली की नमस्ते और गॉड ब्लेस यू ऑल। तो पहले आज की श्रृंखला में मैं सबको स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट आई विल गो फॉर माय स्लाइड, दैट इज द आज मेरा टॉपिक है एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के मैथमेटिका में जाए तो वो डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन हम थोड़ा मैथमेटिका के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद हम केसेस में जाएंगे, कैसे हम फास्फोरस के लक्षण से तो देखा और फास्फोरस से कितने बहुत सारे केसेस सबको एक्सपीरियंस है। बहुत सारा केसेस हम हमारे क्लिनिक्स में देखते हैं और क्योर भी करते हैं। टाइम के हिसाब से मैंने कुछ केसेस इसमें आज के लिए इंक्लूड किया है। सो केसेस के हिसाब से ही हम फास्फोरस का स्टडी आज करेंगे। तो पहले थोड़ा मैथमेटिका में हम जाएंगे। तो फास्फोरस ग्रीक वर्ड फर्स्ट और फोरो दो वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट का मीनिंग है लाइट और फोरो का मीनिंग है टू ब्रिंग और टू बियर, मीन्स टू बियर लाइट। फास्फोरस रियली जो सिक पीपल है, जो अस्वस्थ पर्सन है, उनको जब हमारे पास आते हैं तो हम फास्फोरस रियली ब्रिंग्स लाइट इन वेरी डिफिकल्ट केसेस। चाहे वो हार्ट की कंप्लेन हो, वो जीआई कंप्लेन हो, वो नर्व्स का प्रॉब्लम हो, हेमोरेज, menstrual disorders, so सारे तरह respiratory disorders. So in many complaints it brings light in the face of the sick people. So वो उसके हिसाब से हम आज पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट symptom I must say hemorrhagic diathesis. So hemorrhagic diathesis is really very we can say phosphorus is a boon for hemorrhage. Just like as we say the other drugs like छोटे छोटे wound से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। हमको हमारा मेट्रोमेडिका में बहुत अच्छे ड्रग्स है, लाइक आर्निका है, हेमामेलिस है, वोविस्टा है, क्रियोसोट है, सिकेलिकर है, फास्फोरस है। सो बहुत बहुत बढ़िया ड्रग है। उसी हिसाब से फास्फोरस भी बहुत मायने रखता है हेमोरेजिक डायथेसिस के लिए। अगर हम टेम्परामेंट में जाते हैं तो मोस्टली वी फाइंड सैंग्विन टेम्परामेंट। तो बहुत आजाइल रहता है, बहुत अलर्ट रहता है, वेरी एक्टिव पर्सनालिटी, बट बहुत गुस्सा भी रहता है, उसमें जीलस भी रहता है। और इसी हिसाब से हम देखें नर्वस भी बहुत ज्यादा रहता है, अप्रीहेंसिव रहता है। तो हम अगर मैजिन की तरफ जाए तो उसमें हमको सोरा पहले तो प्राइमरीली वी गेट सोरा और बाद में हमको सिफिलिस देखने को मिलता है फास्फोरस पिक्चर में। यूजुअली ट्यूबरकुलर मैजिन तो इंक्लूड करता है, जिसमें हम हाई एनर्जी मिलता है, उसी के साथ इमासिएटेड एंड वीकनेस भी रहता है। अगर एक केस हमारे पास आता है, पेशेंट आता है, तो हम क्या देखते हैं उसमें, जैसे कोई कंप्लेन लेके आता है तो गाइडिंग फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक पीक्यूआरएस तो हमको देखना ही है। उसी के साथ हम फिजिकल जनरल्स में अगर जाते हैं तब हम थोड़ा 5-10 मिनट उसके लिए लेंगे मैथमेटिका की तरफ से, क्योंकि पेशेंट से हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम केसेस में चले जाएंगे। तो फिजिकल जनरल्स में हमको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस हम सबको पता है कि लीन एंड थीन है, टॉल, स्लेंडर, डेलिकेट आईज विथ डेलिकेट हेयर, वेरी थीन फाइन हेयर एंड लॉन्ग कर्व्ड आईलैशेस, ग्रेसफुल वॉक। वो बहुत कंसर्न्ड है, जो भी करता है उसके हिसाब से वो बहुत कंसर्न्ड है, वेरी if we can say to some extent perfectionist, of course not like arsenic, but still then
ड्रेस कोड में वो बहुत एक्सक्लूसिव होना चाहता है, उसका काम में भी वो आर्टिस्टिक काम करता है, वो आर्टिस्ट है, तो वर्क भी उसका उसी हिसाब से ही है। सो ग्रेसफुल वर्क है। वे स्पीच उसका बहुत मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक संस्कारी पर्सनालिटी है। बेनिवोलेंट स्पीच उसका है, इतना अब्यूसिव नहीं, उधर उधर बोल देगा ऐसा नहीं है। एंड को इम्प्रेशन ड्रा करने में वो माहिर है, कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता, पर फॉस्फोरस है तो वो इम्प्रेशन पक्का ड्रा ही कर लेता है। सो अगर हम रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड में जाए तो फॉस्फोरस यूजुअली चिली पेशेंट है एंड ससेप्टिबल टू कोल्ड। क्रेविंग में हम जाए सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, ये सारा बहुत ज्यादा उसे चाहिए। फास्ट भी बहुत ज्यादा अकोनाइट की तरह, ब्रायनिया की तरह, वी फाइंड फास्फोरस थर्स्ट, नट्राम्यूर की तरह बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड एक्सट्रीम थर्स्ट, बट यूजुअली फॉर कोल्ड ड्रिंक्स एंड वेरी आइसी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर उसको बहुत अच्छा लगता है, और कंप्लेन भी उसका रिलीफ भी होता है उससे। तो स्टूल में हम जाए तो फॉस्फोरस कॉन्स्टिपेटिव भी हो सकता है, डायरिक भी हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डॉग लाइक स्टूल, लाइक लॉन्ग स्लेंडर स्टूल है। डायरिक है, डायरिया यूजुअली वी गेट इन ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल है उनका मॉर्निंग डायरिया में हम फॉस्फोरस यूजुअली सोच सकते हैं। ये पॉइंट पर मैंने एक केस देखा था। उनका उम्र 75 6 होगा, 75 ईयर्स है। वो आदमी भी लॉन्ग स्लेंडर, वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड थोड़ा बाल्डनेस उनको है, और वेरी अप्रिहेंसिव, बट सामने से बहुत डेयरिंग भी बोलते हैं, बट बहुत टाइम पता चल जाता है कि उनका अप्रिहेंशन बहुत ज्यादा है। तो उनका कैंसर लीवर था, उन्होंने सर्जरी करवाया था 2 लोब्स का। उसके बाद वो बहुत महीना तक पूरा ठीक ठाक थे, उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक बार उनको बहुत लूज मोशन शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ कुछ दवा लिए एलोपैथी का, लेकिन उसमें सही नहीं हुआ। वो लूज मोशन महीना, 1 1.5 महीना हो गया। मेरे को एक दिन शाम में कॉल मिला कि मैं बहुत ही वो वीक हो गए हैं, क्या किया जाए। मैं उनके घर में गई उन्हें देखने के लिए, तो वो वहां मेरे को लगा कि उनको फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो चल सकते थे, बात भी कर सकते थे, ये सारा हो सकता था। लेकिन उनको लूज मोशन कंटिन्यूअस, बहुत ज्यादा नहीं, दिन में 3 4 बार जाते थे, और मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा था। यही सिम्टम्स उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अप्रीहेंशन, ये सारा एंड कैंसर लीवर का हिस्ट्री था। सो सर्दी खांसी बहुत बार बार होता था। तो ये सिम्टम्स देख के क्रॉनिक डायरिया इन ओल्ड पीपल, एग्रावेशन इन मॉर्निंग, मैंने फास्फोरस दिया था एंड वो सिम्टम लूज मोशन उनका विद इन ए वीक ठीक हो गया। So that was a phosphorus case. I remember in case of diarrhea, I can say. And great prostration भी हमको देखने को भी मिलता है, लेकिन वो केस में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हमको मिल सकता है। आर्सेनिक की प्रोस्ट्रेशन से लेकिन कम है। आर्सेनिक में स्कैंटी स्टूल होता है, प्यूट्रिड स्मेलिंग होता है, और फास्फोरस में हाइड्रेंट लाइक बहुत फोर्सिबली बहुत लार्ज क्वांटिटीज होता है। एक बार मेरे को भी याद है, एक नर्सिंग होम में मैं कॉल पे थी, और वो नर्सिंग होम में एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, उनका लूज मोशन हुआ था। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा होम्योपैथी में कुछ है। मैंने तो हमारा दवा तो है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे मेरे को 1 2 डोज दे सकती हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, कैसे हुआ तो पूछा। बोले कि एक बार हुआ, लेकिन एक हाफ बकेट जैसा वो हो गया। तो उसी से मैंने सोचा था कि फ्रस्ट्रेशन भी उतना ज्यादा उसी हिसाब से कंपेरेटिवली नहीं था। जो चाइना में जैसा होता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, ज्यादा स्टूल हुआ। फास्फोरस में ज्यादा हुआ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन उसी हिसाब से नहीं था, और फेयर कॉम्प्लेक्शन लेडी थी।
तो उसी हिसाब से मैंने उनको फास्फोरस 38 डोज लेने के लिए बोला था। एंड नेक्स्ट डे मेरे को बोले कि तुम्हारा मेडिसिन बहुत अच्छा था और ठीक हो गया। सो उन ओल्ड पीपल विथ क्रॉनिक डायरिया, एक्यूट डायरिया में भी वो केस बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन क्रॉनिक डायरिया में बहुत अच्छा रहता है। मेंटल पिक्चर में हम अगर आते हैं तो मेन फीलिंग फास्फोरस का रहता है कि उसका केयर नहीं किया जाता है, उसको कोई लव नहीं करता है। उसको लव करते हैं पेरेंट्स, बट फिर भी बच्चे का यही सोच रहता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई केयर नहीं करता। उसी के लिए उसको बहुत एंजाइटी होता है और धीरे धीरे उसको हेल्पलेसनेस लगता है। और वो एश्योरेंस कोई बोल दिया, अरे तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना काम करती हो, तुम्हारा ये कंप्लेन तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो वो एश्योरेंस उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो उससे पहले उसका अप्रीहेंशन बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो उसको कोई हक कर दिया, कोई किस कर दिया, वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फ्रेंडशिप बहुत जल्दी बना सकती है। सिंपैथेटिक भी है, फास्फोरस बहुत सिंपैथेटिक है। कॉस्टिकम हमारा फर्स्ट ग्रेड सिंपैथेटिक ड्रग है, नाइट्रिक एसिड भी बहुत सिंपैथेटिक है। अगर हम और थोड़ा डीप जाए तो कॉस्टिकम नाइट्रिक एसिड का बैकग्राउंड में हम देखें तो उसमें थोड़ा सेल्फिशनेस रहता है। नाइट्रिक एसिड पर्सनल कोई अपना लोग है तो उसके लिए सिंपैथेटिक है। कॉस्टिकम सिंपैथेटिक है, लेकिन पीछे उसका भी कुछ रहता है कि नहीं, ये मैं उसे ये सिंपैथी शो करूँ तो वो बदले में ये मेरे को कर देगा। लेकिन फास्फोरस का फीलिंग्स ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल। नर्वस, अप्रीहेंसिव, रेस्पॉन्सिव, सेंसिटिव एंड वेरी optimistic. What I am saying, all these things, caring, friendly, enjoying nature, life, so all these things are very bright, brilliant face उसका, मैनर्स उसका बहुत अच्छा है, तो वो बहुत इम्प्रेशनेबल है, इतना डोमिनेट नहीं करता है। लेकिन ये सब मैं बोलूंगी ये सारा सोरिक फास्फोरस में मिलता है। जब सोरिक फास्फोरस में ये मेंटल पिक्चर रहता है तब उसका पैथोलॉजी, उसका कंप्लेंट्स भी सोरिक फंक्शनल लेवल में ही रहता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब बाद में कुछ साल के बाद ये सब उसे नहीं मिलता, उसका सोच आ जाता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरा केयर नहीं करता है, तो उसमें ग्रीफ आता है। या कोई नौकरी चला गया, या उसे कोई बहुत बड़ा कोई फैमिली मेंबर्स उसका चला गया, उसी हिसाब से उसका अप्रीहेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है और उसको धीरे धीरे ग्रीफ आ जाता है, बहुत ज्यादा ग्रीफ आया, ईयर्स टुगेदर इसमें बीत जाते हैं और उसमें हम देखते हैं सिफिलिटिक फास्फोरस डेवलप हो जाता है। जब फास्फोरस में सिफिलिटिक फास्फोरस मेंटल पिक्चर आता है तब हमको देखने को मिलेगा, जैसे एलन ने लिखा है, अपाथेटिक, इनडिफरेंट, hopelessness we find taciturn, doesn't want to speak nor be spoken to, gloomy, weariness, all these things आ जाता है जब सिफिलिटिक फास्फोरस होता है। सो सिफिलिटिक फास्फोरस में पैथोलॉजी भी सिफिलिटिक होता है, वहां भी हमको डिस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिलता है, वहां स्ट्रक्चरल चेंजेस डिस्ट्रक्शन का आता है। तो ये रियली ये ही होता है पिकुलियरिटी इन फास्फोरस कि सोरिक स्टेज में सोरा फंक्शनल डिजॉर्डर्स है और सिफिलिटिक फास्फोरस में सिफिलिटिक डिजॉर्डर्स आता है। सो टुडे आज भी हम डिस्कस करेंगे सिफिलिटिक फास्फोरस कैसे काम किया, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सो और मैंने बोला जैसे लव्स अदर्स एंड अपने आप को भी बहुत ज्यादा वो लव करता है, बस इसीलिए उसको इंट्यूटिव एंटरटेनमेंट वो चाहता है, सेंसिटिव है, वो सोचता है कि मैं गिफ्टेड हूँ, उसको एक्सक्लूसिव होना चाहिए। वो सोचता है कि 10 लोगों में मैं थोड़ा डिफरेंट पता चलूँ सबको, कि मैं थोड़ा अलग से, मैंने मैनर्स, मेरे वर्क एबिलिटी, मेरा बोलने का
मेरा देख चेहरा ये सारा थोड़ा यूनिक होना चाहिए, तो वो थोड़ा एक्सक्लूसिव होना चाहता है। लेकिन साइमल्टेनियसली उसमें भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल इम्पल्स बहुत ज्यादा है, निम्फोमानिया, अमेटिवनेस, हमको ये भी देख सकते हैं वहाँ वहाँ पे। और ऐसे सिफिलिटिक में मैंने बोला कि इंडिफरेंट टू लव्ड वंस, apathy, apathy मीन्स absence ऑफ apathy, सफरिंग, दूसरों के लिए कोई सफरिंग उसके मन में नहीं आता है। सो टैसिटर्निटी, तो बोलना नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता है, मेमोरी वीक हो जाता है, काम करने को मन नहीं होता है, डलनेस पूरा आ जाता है। तो ये सारा चेंजेस उसमें आता है। वो सेंसिटिव भी है एंगर के लिए, ग्रीफ के लिए, स्ट्रॉन्ग ओडर से तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसका हेडेक भी हो सकता है, उसको पुराइजा भी शुरू हो सकता है, और फियर भी उसको थंडरस्टॉर्म से बहुत ज्यादा लगता है। एलिमेंट्स जैसे मैंने बोला, एंटिसिपेशन, ग्रीफ, केयर्स, ये सारा उसमें, एंजाइटी, जेलसी, सेक्सुअल एक्सेस, सब डिस्कशन हो गया, ये सारा उसमें आता है। सो अनप्लीजेंट फीलिंग्स उसको अगर कुछ है तो वो उसमें वो इल फिजिकल स्फीयर में वो रिफ्लेक्ट होता है और उसको सिकनेस आता है। क्रिटिसिज्म वो सहन नहीं कर सकता, रिजेक्ट रिजेक्ट हो गया वो टॉलरेट नहीं कर सकता, ये सारा उसको अगर हो गया, वहाँ क्रिटिसिज्म हुआ, रिजेक्टेड हुआ, तो इमिडिएटली उसको बहुत ज्यादा फिजिकल कंप्लेंट्स जैसे एंजाइटी हुआ, पल्पिटेशन हुआ, हेडेक हुआ, ये सारा शुरू हो जाता है। लव तो मैंने बोला कि फॉस्फोरस को लव एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट जैसा लगता है। नाट्रामिर को जैसे ब्यूटीफुल गिफ्ट सोचता है और अनअटेनेबल डील आइडियल सोचता है। पॉल्सेटिला भी उसे ब्लेसिंग्स, लव को ब्लेसिंग्स करके सोचता है। सेपिया रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है। एंड सल्फर लाइकोपोडियम बोलते हैं कि ये तो मेरा ड्यू है, मेरे को तो पेरेंट्स से इतना लव मिलना चाहिए, कौन सा बड़ा काम कर दिया पेरेंट्स। तो ये सोच डिफरेंट, सेम लव बट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट मैनर्स। अभी हम केस में आ जाएंगे। सो फर्स्ट केस, ये केस 14 इयर्स गर्ल्स का था और उसको मेनोरेजिया था। तो वो गर्ल बहुत लिन एंड थिन थी, एवरेज हाइट था उसका, 14 इयर्स का। एंड उसको मेनोरेजिया 6 मंथ्स से था। बीच बीच में वो एलोपैथी का दवा लेती थी, वो कम हो जाता था, फिर शुरू हो जाता था, फिर उसे वो प्रोजेस्टेरोन लेना पड़ता था। सो हार्मोन कितना इतने छोटे बच्चे को दें, ये सोच के उनके पिताजी ने हमारे पास लेके आए। तो केस जब हम स्टडी किए तो देखे कि जब आई थी तब उसको 28 डेज का मेनोरेजिया था। तो मेंसेस रेगुलर था, रेड प्रोफ्यूज, दिन में 5 to 6 पैड्स, तो बहुत ही ज्यादा था। नॉर्मल तो यूजुअली वी फाइंड 2 to 3 पैड्स, इवन 4 पैड्स कैन बी टेकन एज नॉर्मल, बट उससे ज्यादा नहीं। सो 5 to 6 पैड्स था, दैट मीन्स प्रोफ्यूज भी था, और 28 डेज चलता था तो प्रोट्रैक्टेड भी था। तो उन्होंने और HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं लिया और आ गया। उसको कॉफ एंड कोल्ड बार बार होता था विंटर में, एंड कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स खाने पर भी उसे कॉफ एंड कोल्ड हो जाता था। डिजायर फॉर सॉल्ट था, आइसक्रीम बहुत ज्यादा और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज से पानी निकाल के ले लेती थी। एंड वेरी जेंटल अप्रोच था वो लड़की का, वेल बिहेव्ड भी थी। एंड फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, उसको रिकरेंट कोल्ड अटैक था। तो मैंने पहले उसे मिलेफोलियम दिया था, 10 ड्रॉप्स प्राइस दे दी। तो 1 वीक के बाद वो बच्ची आई तो फ्लो रिड्यूस हो गया बट कंप्लीटली सीज नहीं हुआ। तो उसके बाद पूरा केस देखा और मैंने रिपोर्टराइज भी किया, जो जो सिम्टम्स में रिपोर्टराइज किया वो भी मैंने लिया है यहाँ पे। कफ एंड कोल्ड एग्रावेशन, विंटर, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड ड्रिंक्स, प्रोफ्यूज मेंसेस, प्रोफ्यूज प्रोट्रैक्टेड, एंड डिजायर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो मेरे रजिस्टर में है उसको मैंने ही लिया है।
सो फ्लो अभी इसी के हिसाब से मैंने फास्फोरस उसे 0/1 वंस डेली दिया, फिर 0/2 वंस डेली, उसके बाद 0.3 से ऑल्टरनेट मॉर्निंग कंटिन्यू किया, 0.3 0.4 0.5 लाइक दिस। और 3 महीना के बाद उसका मेनोरेजिया कंप्लीटली स्टॉप हुआ। इसके बीच में बंद होता था, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर हो जाता था, फिर नेक्स्ट साइकिल में हो जाता था, लेकिन कंप्लीटली स्टॉप 3 मंथ्स के बाद हो गया। उसको अगर इसी केस में हम जाए तो हम एरिजरन, आर्सेनिक, एरिजरन दे सकते थे, कार्बोवेज भी हम सोच सकते थे, कैलकेरिया फॉस। इसी तरह का केस में मैंने कैलकेरिया फॉस भी सोचा है, लेकिन यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम ये स्पेसिफिकली फास्फोरस को इंडिकेट करता है, एंड फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म आल्सो इंडिकेटिंग टुवर्ड्स फास्फोरस। तो इसीलिए मैं तो इसी तरह का केस में अगर डिजायर सॉल्ट होता है और डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है इसी केस में, एंड ससेप्टेबल टू कोल्ड, एंड दिस पिक्चर में मैंने कैलकेरिया फर्स्ट दे के भी देखा है मेनोरेजिया कंट्रोल करने के लिए, और कैलकेरिया फर्स्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह का केस में अगर डार्क फ्लो होता है तो, और इतना ज्यादा भी ब्लीडिंग नहीं, एंड आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स का डिजायर नहीं, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, एप्रीहेंशन, ये एंजाइटी वो सब नहीं है, और वीकनेस बहुत ज्यादा है, पेन इन एक्सट्रीमिटीज है, तो उस केस में मैं कार्बोवेज में जाती हूँ, और कार्बोवेज बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। कैक्टस में एग्रावेशन इन मॉर्निंग होता है, जैसे कॉस्टिकम, लिलियम टीक एंड कैक्टस, मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्रावेशन इन मॉर्निंग, एंड बोबिस्टा मैक्रोफ्लूजोट मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्रावेशन इन इवनिंग। अगर उसके साथ उसका थोड़ा मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स, कुछ PQRS मिलता है तो वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन आल्सो। बट यहाँ पे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा मिला, एंड जो फिजिकल जनरल्स भी मिला, मेंटल जनरल्स में भी फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म था, एंड वेल बिहेव्ड लड़की थी, तो उसी हिसाब से मैंने फास्फोरस में गई मिलेसिमल स्केल में, और वो पूरा ठीक हो गया विद इन 3 मंथ्स। एंड आफ्टर दैट वो लड़की तो अभी बहुत बड़ी हो गई, बहुत हायर स्टडी में चली गई, मोस्टली उसका कोई कंप्लेन नहीं है। So next, I will say case of chronic gingivitis. So hemorrhagic diathesis की बात मैं कर रही थी, कितना अच्छा काम करता है फास्फोरस इन हेमोरेजिक डायथेसिस से, वेरी गुड, मोस्ट रिलायबल ड्रग। ऑफ कोर्स सिकेलिकर, क्रियोजोट, स्टिलागो, आर दिस थिंग्स आल्सो वेरी रिलायबल, we can say arnica, hamamelis, but माउथ कैविटी की बात करें तो ये केस मेरा था, ये तो केस था मेरे अभिन चंद्र में मैं जब थी ओपीडी में, ये केस वहीं का ही है। सो ये केस में 45 इयर्स का लेडी थी, उसको टल फेयर लेडी थी, एंड उसको सोलन गम्स था, कोल्ड फूड कोल्ड ड्रिंक से उसको दर्द बहुत ज्यादा होता था, वार्म ड्रिंक से उसको आराम मिलता था। उसका ब्लीडिंग गम्स, क्रॉनिक ब्लीडिंग गम्स बहुत दिन से था, सब फ्रैंक ब्लड था, एंड ब्रशिंग आफ्टर इन मॉर्निंग ज्यादा होता था, टच करने पर भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता था। तो इसी हिसाब से नॉन ऑफेंसिव माउथ था, उतना ऑफेंसिव नहीं था, इतना दिन से ब्लीडिंग था, जिंजिवाइटिस था, बट पायरिया नहीं था, उसको स्मेल नहीं था, पॉस भी नहीं था, लूज टूथ भी उसका हो गया था, चिली पेशेंट, डिजायर सॉल्ट कोल्ड ड्रिंक्स, एंड उसको भी इसी तरह का था वो। मेरा डेंटल ओपीडी में मैं तब काम कर रही थी, ये केस तब का था। सो फास्फोरस 30 दिया गया था, 1 टीस्पून ट्वाइस डेली, फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डोज में देती हूँ, 1 डोज 1 ounce डिस्टिल वाटर में डाल के मैं देती हूँ यूजुअली, दैट इज माय प्रैक्टिस इन सेंटिसिमल स्केल, एंड फॉर द नेक्स्ट फॉलोड बाय फास्फोरस, एंड 3-4 महीना में वो ठीक हो गई थी
वो लेडी। लेकिन और एक केस मैं याद करती हूँ, वो डेंटल ओपीडी में बहुत अच्छा केस था। उसका एक्सट्रैक्शन हमने किया था। हमारे ओपीडी में एक डॉक्टर सिंह करके एक डेंटिस्ट अटैच थे, वो बिन चंद्रा का। उन्होंने एक्सट्रैक्शन कर दिया, लेकिन एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको हम आर्निका हाइपरिकम यूजुअली देते थे। वो हमारा ही प्रैक्टिस था ओपीडी में। आर्निका और हाइपरिकम 3-3 बार लेने के लिए 2 दिन के लिए हम दे देते थे। हमने उसी को भी दिया, लेकिन उसके बाद भी वो शाम को मेरे को फोन किया कि मैडम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग सुबह से अब तक हो रहा है। तो उस केस में हमने फास्फोरस, मैंने बोला फास्फोरस 30 आप 2 डोज लीजिए, 1 घंटा छोड़ के फिर मेरे को आप बताइए 3-4 घंटे के बाद। तो उसी से टाइम फोन आया था रात 9, 9:30 बजे तक कि वो ब्लीडिंग उसका कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो phosphorus is really a very good drug for bleeding after post tooth extraction, a very good drug. तो वो डेंटिस्ट भी उनको भी फोन गया था, तो उन्होंने भी बोला कि मैडम होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम होता है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया होम्योपैथी को। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि वो डेंटल डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था कि नहीं, ब्लीडिंग गम्स भी फास्फोरस होम्योपैथी का दवा है। उस जगह पे हमने भी क्रियोजोट, नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरी, ये सब में भी जा, मर्क्यूरी तो पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग में नाइट्रिक एसिड का क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करता है। वो विस्टा, आर्निका, हमामेलिस, ये भी बहुत मिलेबोलियम में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सिम्टम्स हमको पता है कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो फ्रैंक ब्लड था और रेडिश ब्लड। अगर डार्क होता है तो हम हमामेलिस में जा सकते हैं, कार्बोवेज में जा सकते हैं। नाइट्रिक एसिड तो दोनों ही है, मर्क्यूरी भी दोनों ही है। लेकिन नाइट्रिक एसिड में एंजाइटी भी बहुत ज्यादा है, फास्फोरस में भी एंजाइटी बहुत ज्यादा है। बट नाइट्रिक एसिड उसका बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। उसको वो एंजाइटी बहुत ज्यादा है, उसके साथ वो ऑब्स्टिनेट भी है, बहुत अग्रेसिव भी है। एंड फास्फोरस का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। सो उसी से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्रियोजोट उसके साथ वोमिटिंग का थोड़ा टेंडेंसी रहता है, वो नहीं था। कार्बोवेज में उतना एंजाइटी नहीं रहता है जैसे फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड में रहता है। तो उसी हिसाब से मैंने फास्फोरस पोस्ट ब्लीडिंग में, टूथ एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग में दिया था। नेक्स्ट केस वी विल गो फॉर केस 3। एक म्यूकस पॉलिप एक बच्ची का था, वो मेरे ही क्लिनिक का ही है, धबलेश्वर होम्यो क्लिनिक का। तो म्यूकस पॉलिप वो 8 9 साल की बच्ची थी। और उसका नॉन टेंडर था, ब्लीडिंग लेकिन था। वो थोड़ा इंजुरी होने पर ही ब्लीडिंग हो जाता था। तो उसे ये ब्लीडिंग क्यों हुआ, ये पॉलिप क्यों हुआ, तो मैं जब उसे थोड़ा काउंसलिंग करने लगी, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, तो उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप हुआ। तो उन्होंने बोलने लगा कि मेरे को टीचर ने बहुत डांट दिया, बहुत ही ज्यादा डांट दिया। क्यों डांट दिया, मैं थोड़ा बदमाशी कर रही थी दोस्तों के साथ, उन्होंने इतना डांटा कि मेरे को बोला तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मैं वो रोते रोते घर आई, और मेरे को फिर वो क्या करेंगे ये, उसके मम्मी भी बोली कि घर में आके भी रोती थी, बोलती थी मेरे सच में स्कूल से मेरे को निकाल देंगे तो क्या होगा। तो ये जो उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके साथ फियर भी उसका था। उसके बाद ही ये शुरू हुआ था म्यूकस पॉलिप। तो वो हमको समझना है कि कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारा देखने के बाद में वो भी नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को भी थोड़ा सेंसिटिव था, बाद में पता चला। तो वहां से मैंने फास्फोरस को तरफ गई, उसको भी फ्रैक्शनल डोज में दिया। फिर फास्फोरस 200 में गई वंस टोली। उसका 1 महीना के अंदर ही वो ठीक हो गया था। तो ये था पहले वाला पिक्चर, तो म्यूकस पॉलिप। और ये थोड़ा कम हो गया है, साइज कम है, और यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये 1 महीना के अंदर ही ये हुआ था, तो ये फास्फोरस का ही थी। तो नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू केस 4।
केस 4 एक बहुत ही डिफिकल्ट केस एक्चुअली था। उसका वायरल हेपेटाइटिस ए, आई थिंक, हाँ, वायरल हेपेटाइटिस ए 6 इयर्स का बॉय था। ये भी मेरे क्लिनिक्स का ही केस है। तो सोर टेंडर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बहुत ज्यादा टेंडर था। उसको जॉन्डिस था। यहाँ मैंने लिखा नहीं, सॉरी, जॉन्डिस, यहाँ जॉन्डिस इसको था। वो जॉन्डिस से वो गांव में जो करते हैं, थोड़ा झाड़ते हैं, कोई कोई किसी किसी के पास लेके जाते हैं, वो सब किया, लेकिन उसमें ठीक नहीं हुआ। और इसके बीच में उसका जॉन्डिस फल्मिनेंट जॉन्डिस की तरफ गया। फिर उन्होंने हमारे पास आया, तब तक तो 12-14 दिन हो गया था, तो या 15 दिन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो आया। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, उसे सोर टेंडर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम था, लॉस ऑफ एपिटाइट था। उसको सबसे बहुत पिकुलियर था वोमिटिंग। वोमिटिंग जब खाना खाता था 1 घंटा, जब 45 मिनट ए से छोड़ के ही वोमिटिंग होता था। हाँ, लेकिन वो उससे ही परेशान हो गया था कि जो खाता है, खाना नहीं चाहता है और बहुत मुश्किल से खाता है, तो सारा उल्टी में उसका जाता है। तो उसको मैंने एडवाइस किया कि आप थोड़ा ठंडा पानी पिला के देखो। जो मिट्टी की बर्तन में आप रखते हो, वो पानी थोड़ा ठंडा रहता है, उससे आप पिला के देखो तो क्या होता है, या कुछ खाना दे के देखो क्या होता है, गरम भी उषुम भी दे के देखो क्या होता है। तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद बताया कि उसे ठंडा पानी में उसको आराम मिलता है, थोड़ा उल्टी कम होता है। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा पेकुलियर सिम्टम मिला। एंड थर्स्ट उसको बहुत ज्यादा था। उसका, वो बच्चा का बहुत ज्यादा एंजाइटी था, क्योंकि वो इतने वो जो बहुत सारे लोग घर में देखने आए, और बहुत सारे वो झाड़ फूक वाले के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गए। वो उल्टी कम नहीं होता है, उसका जॉन्डिस भी बढ़ता ही जाता है, पूरा येलो यूरिन था, येलो स्किन भी था, कंजक्टाइवा सारा। तो उसी हिसाब से ये वोमिटिंग था, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, सोर टेंडर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसको एंजाइटी भी बहुत ज्यादा था, ये हिसाब से, और 1 आवर आफ्टर फूड वोमिटिंग। ये मैंने सोचा कि इतना ज्यादा वोमिटिंग होता है तो हम आर्सेनिक भी सोच सकते हैं, फास्फोरस सोच सकते हैं, नॉक्सवोमिका सोच सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रायोनिया भी 1 घंटा ड्यूरिंग दिया डाइजेशन, 1-2 घंटा के अंदर, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन जब देखा कि उसमें एंजाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा है और ससेप्टेबल टू कोल्ड भी है, ये सारा देख के मैंने सोचा कि आर्सेनिक में तो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग या ड्रिंकिंग होता है, यहाँ तो 1 घंटा करीबन जाता है, लाइक दैट मीन्स दैट इज बिकमिंग वार्म इनसाइड द स्टोमक। हमारा सिम्टम्स मेट्रोमेडिका लिखता है कि वोमिटिंग एज सुन एज द वाटर बिकम्स वार्म इनसाइड द स्टोमक, तो उसके बाद वोमिटिंग होता है। एंड वोमिटिंग कोल्ड वाटर में ही रिलीफ होता है। इसको हम देखें तो फास्फोरस उसमें आ जाता है, आर्सेनिक में तो वार्म वाटर में रिलीफ होता है, चेलिडोनियम में वार्म वाटर में रिलीफ होता है, लेकिन यहाँ कोल्ड वाटर में रिलीफ होता है। तो चेलिडोनियम भी सोच सकते थे, लेकिन चेलिडोनियम का रिलीफ बाय वार्म वाटर यहाँ नहीं था, यहाँ पर था कोल्ड वाटर में रिलीफ था। तो इसीलिए मैंने चेलिडोनियम में नहीं गया, मैं फास्फोरस की तरफ गई। तो फास्फोरस 0/1, 0/2, 0/3 वंस डेली दिया गया, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल में आया। एंड ये 0/1, 0/2 के बाद थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। तो उसके बाद जी रियली 9 डेज, 0/1 मैंने 8 डोज दिया वंस डेली, 0/2 भी 8 डोजेस दिया वंस डेली। तो उसके बाद ये रिपोर्ट्स था उसका, आई कैन मार्क 31 मार्च 2012 का ये रिपोर्ट था। उसमें SGOT लेवल 515 था और SGPT लेवल 570 या 371 ऐसे था।
तो ये लेवल में बहुत ही ज्यादा था। नॉर्मल हमको पता है कि ये 40 के अंदर नॉर्मल है। तो बहुत ज्यादा था SGOT एंड SGPT। 31 मार्च 2012 ओम प्रकाश बेहरा, ये वाला आप देखेंगे ओम प्रकाश बेहरा 9 अप्रैल 2012, जस्ट आफ्टर 10 डेज, मीन्स जब फॉस्फोरस 0/2 कंटिन्यूड चलता था। उसके साथ रियली मैंने कालमेग का मदर टिंचर भी दिया था, यहाँ मेंशन नहीं किया है, भूल गई हूँ। मैंने कालमेग मदर टिंचर भी उसके साथ दिया था उस बच्चे को, 10 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली दिया था। तो SGOT यहाँ पे 51 में आया, जब 515 में था 10th डे में वो 51 में आया, और SGPT जो 371 में था उसका लेवल अभी 110 में आया। सो ये दोनों फॉस्फोरस 0/2 चल रहा था उस काल में, उसमें कम हो गया, एंड उसके बाद हमने 0/3 दिया, उसके बाद केस ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आई विल गो टू केस 5। केस 5 में मल्टीपल डियोडिनल अल्सर का केस था। वो 20 साल का लड़का था, सीवियर बर्निंग पेन इन स्टोमक था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस मेरे क्लिनिक्स का था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, सीवियर बर्निंग पेन इन स्टोमक लेके आया था, एग्रावेशन इन एम्प्टी स्टोमक, रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, जो मोस्ट रिलायबल है। बट एग्रावेशन एम्प्टी स्टोमक, रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग, ये सिम्टम की हम बात करें तो हमको एनाकार्डियम, चेलिडोनियम, पेट्रोलियम, ग्राफाइटिस, सोराइनम, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं। बट रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स की तरफ हम चले आए तो उसमें हमको कैलकेरिया सॉल्ट, फॉस्टिकम, फॉस्फोरस, पल्साटिला मिलता है। इस बट कैलकेरिया सॉल्ट, फॉस्टिकम, पल्साटिला, दीज आर, ये रिलीव्ड ईटिंग आफ्टर के बाद नहीं होता है, वो अग्रावेट होता है ईटिंग आफ्टर के बाद। तो यहाँ लेकिन यहाँ तो फॉस्फोरस शुरू किया, ये सिम्टम्स मेरे को बहुत कैच किया था। उसके बाद मैंने जब पूरा केस हिस्ट्री लिया तो हार्टबर्न भी, अग्रावेशन इन इवनिंग था, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ था। ग्रीफ क्यों था? उसको, उसके फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था, उसने एक जगह काम भी किया था, लेकिन क्या हुआ, काम में कुछ इधर उधर हुआ, वो मालिक ने उसे निकाल दिया। तो निकाल दिया तो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए उसका एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसमें उसका डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हुआ, गुस्सा भी बहुत ज्यादा हुआ, ग्रीफ भी बहुत ज्यादा था। उसी कंडीशन में उसको पेन शुरू हुआ था, और वो पेन शुरू होने के बाद उन्होंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी ले चुका था, लेकिन वो पेन कम हो जाता था फिर शुरू हो जाता था। तो ऐसे क्रॉनिक पेन शुरू हो गया, तो उसे वो एंडोस्कोपी का रिपोर्ट लेके मेरे पास आया था, मल्टीपल डियोडिनल पुंक्टेड डियोडिनल अल्सर्स का केस था वो। सो बहुत ज्यादा पेन मेरे को अभी भी याद है, वो आके हमारे क्लिनिक्स में पूरे, मैंने नीचे ही मैंने गिड़गिड़ाया पूरा, इतना पेन उसको था। मैंने भी उस अटेंडेंट को बोला कि तुम जाओ पहले वो चाय, सामने वाला चाय की दुकान से तुम दूध लेके आओ और दूध में थोड़ा आइस डालो, वो सामने पास में जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला दुकान है उससे फ्रिज से आइस डालो और उससे पिलाओ। तो पिलाने के बाद भी उसको बहुत आराम मिला था, मेरे को याद है। तो वो केस था बहुत अप्रीहेंसिव, सिंपाथेटिक, अफेक्शनेट लड़का था, नहीं तो जेंटल बिहेवियर भी था, नहीं तो वो मालिक के साथ लड़ता, वो लड़ा नहीं, घर में आ गया, लेकिन वो डिप्रेशन और एंजाइटी से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो चिली पेशेंट था, ससेप्टिबल टू कोल्ड था। यहाँ पे हमको फिजिकल जनरल्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला था, लेकिन मेंटल सिम्टम्स थोड़ा बहुत अच्छा मिला था, स्पेसिफिकली एलिमेंट्स फ्रॉम इसके ऊपर, और अग्रावेशन एम्प्टी स्टोमक, रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग एंड रिलीव्ड आफ्टर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, इसके ऊपर मैंने, अफेक्शनेट लड़का था उसके ऊपर मैंने रिलाई किया और फॉस्फोरस दिया। फॉस्फोरस 30, वही 1 डोज, 2 आउंस डिस्टिल वाटर में डाला
और 1 टीस्पून ट्वाइस डेली कंटिन्यू किया, थोड़ा आराम मिला, फिर फास्फोरस 200 में गई, फिर फास्फोरस 1 mg एंड फाइनली फास्फोरस 10 mg हम गए थे इस केस में। और उसके बाद वो कंप्लीटली क्योर हो गया था। ये वाला we can mark here 6 सितंबर 2002 का केस था, मिस्टर प्रशांत कुमार। तो ये रिपोर्ट मेरे को वो लेके आया था, प्री पाइलोरिक अल्सर एंड मल्टीपल डिओडिनल पंक्टेड अल्सर्स। सो वो रियली वो मेरे मिस्टर के पास भी बहुत दिन तक, उसके पहले मेरे से पहले था, उसके बाद वो मेरे पास आया था। तो उसके बाद में देखा, उस केस को देखा था। एंड दिस द नेक्स्ट रिपोर्ट इन 2005 ही हैड गिवन, एंड इसके बीच में 2-3 साल का ट्रीटमेंट भी था। एंड दैट दिस वाज गैस्ट्रोडियोडिनाइटिस, दैट मींस अल्सर वाज नॉट देयर, जो मल्टीपल punctate duodenal ulcer was not there. तो आई थिंक करीबन 1.5-2 साल का ट्रीटमेंट मेरे पास उसका था। और फास्फोरस 30 से हम फास्फोरस 10 mg तक गए थे। So this is the case 6. Sixth case I will say. This is a case of 1 year baby. अभी भी उसका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ। उसको क्रॉनिक कोल्ड का अटैक, रिकरेंट कोल्ड अटैक था, ग्रीनिश नाजल कैटर, पल्स 102 to 106 पर मिनट था, रेगुलर टैकिकार्डिया उसको था, डिस्निया था, लेकिन ब्रोंकाई क्रेपिटेशन चेस्ट में कुछ देखने को नहीं मिला। बट उसको डिस्निया बहुत ज्यादा होता था, वो उठ जाता था। उसको फैमिली हिस्ट्री में हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस था फैमिली हिस्ट्री, डिप्रेसिव साइकोसिस का भी हिस्ट्री था, एंड मदर बहुत अप्रीहेंसिव थी, इम्पेशेंट, एंजाइटी उसका बहुत ज्यादा था। इसका एक रिपोर्ट आया था, मैं दिखाऊंगी, ये था 14 फरवरी 2024 का, इसी फरवरी का। उसमें था कोरोना कार्डियक कोरोनरी हार्ट डिजीज एससीएसटी 2.3 मिलीमीटर का साइनोएट्रियल बीएसडी था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विथ लेफ्ट टू राइट शंट था वो बेबी का। इसी लेफ्ट टू राइट शंट और बीएसडी के लिए उसका डिस्निया था। उसका अस्थमा का टेंडेंस कंप्लेन नहीं था, इसीलिए रोंकाई क्रेपिटेशन नहीं मिलता था। तो उसको जब हमने इको एडवाइस किया तो ये मिला कि इसका VSD विथ लेफ्ट टू राइट शंट था, और ये उसका सिम्टम्स था। मदर का हिस्ट्री लेके उसका इतना अप्रीहेंशन, इम्पेशेंट, एंजाइटी वो सारा था, और ट्यूबरकुलोसिस का फैमिली हिस्ट्री था, उसके पिताजी को था। सो इसी हिसाब से मैंने, बच्चा भी बहुत कोऑपरेटिव बच्चा था, रिकरेंट कोल्ड अटैक था, उसी हिसाब से मैंने फास्फोरस एक ट्यूबरकुलर ड्रग देना चाहिए, और उसमें VSD था तो थोड़ा सिप्लिटिक ट्रेंड भी उसे होना चाहिए, ये सोच के मैंने फास्फोरस दिया था 30-200। उसका ट्यूबरकुलिनम 200 भी आज एन इंटर करेंट भी मैंने दिया 15 डेज इंटरवल, और फास्फोरस 200 फ्रैक्शनल डोज में कंटिन्यू किया। ये था 14 फरवरी 2024 का रिपोर्ट, VSD विथ लेफ्ट टू राइट शंट 2.3 मिलीमीटर का, और ये रिपोर्ट हुआ 20 अगस्त 2024 का, इसी ईयर का ही है। तब आया कि उसका VSD ऑलमोस्ट क्लोज्ड, VSD ऑलमोस्ट क्लोज्ड, बट उससे मेम्ब्रेनस सेप्टल एन्यूरिज्म थोड़ा आया, क्योंकि वो VSD क्लोज हुआ तो वहाँ थोड़ा डायलेटेशन जैसा हो गया था। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने दिखाने के लिए बोला, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने बोले उस पेशेंट को कि ये नॉर्मल है, VSD क्लोजिंग के बाद ये होता है, और ये दिस विल वैनिश ऑटोमेटिकली करके बोले। लेकिन अभी भी उसका कफ एंड कोल्ड का कंप्लेन रहता है, इसीलिए फास्फोरस अभी भी उसका चल रहा है इन 200 पोटेंसी। बाद में हम 1 mg में जाएंगे और 10 mg में भी जाएंगे बाद। सो नेक्स्ट केस, केस 7, ये मेरा लास्ट केस है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है।
दिस केस 50 इयर्स का पर्सन थे, मेल थे। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ ब्रेन ट्यूमर का केस था। एंड 14 अगस्त 2018 में वो मेरे को दिखाए थे। वो मेरे क्लिनिक्स का ही केस है। सो टोसिस विथ इम्पेयर्ड विजन, अनेबल टू रीड, हाँ ये फर्स्ट है। पोस्ट नाजल ब्लीडिंग, उनको एपिस्टैक्सिस 4 इयर्स से था। 4 इयर्स का कंटिन्यूअस एवरी डे पोस्ट नाजल ब्लीडिंग एपिस्टैक्सिस था। ये डिफेंस पर्सनल थे, डिफेंस में ऑफिशियल पोस्ट होल्ड कर रहे थे। और उसमें ये प्रॉब्लम के लिए उनको एफएमसी में भी ट्रीटमेंट किया गया, एम्स में भी ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद उनको जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि कंडीशन इतना खराब हो गया था। वो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन में थे, चलना मुश्किल था और देखना भी बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही डिफिकल्ट था रियली केस, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग विथ सीवियर हेडेक भी उनका। बट ये था एपिस्टैक्सिस रिलीव्ड बाय हेडेक। मेलिलोटस भी हम सोच सकते थे, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना डीप एक्टिंग मेलिलोटस होगा कि नहीं, मेरे को रियली डाउट था। इसलिए मैं और भी ज्यादा जनरल्स के ऊपर भरोसा किया। सो हेडेक एसोसिएटेड विथ ब्लड विजन, डिप्लोपिया, हेमियोपिया, अग्रावेशन इन एम्प्टी स्टमक, नॉइज, कोल्ड एयर एंड कोल्ड एक्सपोजर, वो सब में ज्यादा था। टोसिस उनको था, ब्लीडिंग गम्स बहुत ज्यादा था क्योंकि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम था। तो वो सोचना भी मुश्किल था कि इसमें इतना ज्यादा कंप्लेन में 4 साल भी पेशेंट सर्वाइव किए थे, ये भी बहुत मुश्किल था। लंबागो एग्रावेशन, मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर, रिलीव्ड लाइंग ऑन बैक, स्टोमक पेन भी था, एग्रावेशन एम्प्टी स्टोमक एंड ग्रेट फ्रस्ट्रेशन। और फिजिकल में और जनरल्स में हम जाए तो कैचेक्टिक लूप मेरे पास जब आए थे, वो विथ सपोर्ट आए थे। वो चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पढ़ नहीं सकते थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। एंड एनीमिया, नॉट ससेप्टेबल टू कोल्ड, एनीमिक थे, फ्राइड फूड डिजायर था, फास्ट भी कम था। लेकिन मेंटल सिम्टम्स में हम देखे तो इंडिफरेंट टू एवरीथिंग, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूम चुके थे, बहुत सारे दवा, नौकरी भी छूट गया था इसी वजह से। तो बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन हो गया था। क्वाइट इंडिफरेंट टू एवरीथिंग, टू फैमिली मेंबर्स, टॉक इंडिस्पोज टू ड्यूरिंग पेन, अकेले रहना चाहते थे, बात करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, कोई कंसोलेशन अच्छा नहीं लगता था, होपलेस थे। ये था रिपोर्ट। यहाँ मैं दिखाऊं, प्लेटलेट काउंट वाज 10,000। So that was the report of 11th August 2018. Platelet count was 10,000, जो यूजुअली 1.5 लाख से 4.5 लाख हम बोलते हैं, हो सकता है। तो उससे 10,000 था उनका प्लेटलेट काउंट, इसीलिए 4 इयर्स कंटिन्यूअस ब्लीडिंग में वो थे। पास्ट हिस्ट्री एपिलेप्सी का था, उन्होंने स्प्लेनोमेगाली था, स्कैबिस था एंड ब्लीडिंग, रिपीटेड ब्लीडिंग का भी हिस्ट्री था। उनके पेरेंट्स कैंसर था, पर्सनल हिस्ट्री मैंने बोला, बट हीमोग्लोबिन वाज 13.9 एंड प्लेटलेट 10,000। तो इसी केस में मेरे को फिजिकल जनरल्स में कुछ नहीं मिला, थोड़ा डार्क फ्लो था, इतना कैचेक्टिक थे, इसलिए मैंने सिकली कर 30 दिया, 1 डोज टक्सनल में, और कार्सिनोसिन 200 वंस इन अ वीक इंटरकरेंट जैसे दिया। तो उसके बाद प्लेटलेट काउंट थोड़ा बढ़ गया, 20,000, सॉरी 20,000 है, ये 15,600 नहीं, ये 20,000 है, थोड़ा बढ़ गया। तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा, चलो। तो उसके बाद फिर एपिस्टैक्सिस, वो 2 महीना के बाद आए, एपिस्टैक्सिस कम हो गया था, लेकिन पोस्ट नाजल ब्लीडिंग था, हेडेक बहुत सीवियर था, aggravation from heat associated with blood vision,
डेली उन्हें एनाल्जेसिक टैबलेट्स, पेन किलर्स लेना पड़ता था। मैंने जेल्सिमियम में गई along with कार्सिनोसिन इंटरकरेंट, हेडेक इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट फिर जेल्सिमियम एंड कार्सिनोसिन इंटरकरेंट, फिर नेक्स्ट मंथ हुआ है हेडेक एवरीडे था, लेफ्ट साइड में था, कैरेज राइडिंग, नॉइज, लाइट और सोने के बाद थोड़ा आराम मिलता। डोसिस वैसे ही था, एग्रावेशन इन इवनिंग एंड पोस्ट नाजल ब्लीडिंग वैसा ही कंटिन्यूअस था, बंद नहीं हुआ। तो मैंने मेंटल जनरल्स को फिर रिव्यू किया। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एंजाइटी, इंडिफरेंट टू एवरीथिंग, टॉक इंडिस्पोज टू, कंसोलेशन डज नॉट लाई, परफेक्शनिस्ट थे। बट होपलेसनेस पहला विजिट में जो था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ था। यहाँ मेरे को पता चला कि वो हिस्ट्री में जब नौकरी में थे, उनके स्कूल कैरियर में, उनके कॉलेज कैरियर में वो बहुत ही अफेक्शनेट थे, फ्रेंडली पर्सन थे, सिंपैथेटिक थे। बट अभी कंप्लीटली इंडिफरेंट, बट फैमिली मेंबर के साथ भी बात करना वो नहीं चाहते थे, किसी के साथ भी बात करना नहीं चाहते। तो कैसे ऐसे हो गया? तो ये तो कैसे हुआ, ये सोच के मेरे को फॉस्फोरस, हेमोरेजिक डायथेसिस, सब फॉस्फोरस माइंड में आया विथ इंडिफरेंट। वो सिफिलिटिक फॉस्फोरस था, सिफिलिटिक स्टेज था, तो कंप्लेन भी सिफिलिटिक जैसा होना ही चाहिए। तो ऐसे मैंने सोचा। फिर एग्रावेशन इवनिंग था, हेडेक एग्रावेशन, नॉइज था, तो ये सब मैंने लिया और उसको रिपोर्टराइज करने के बाद मैंने फॉस्फोरस में गई। फॉस्फोरस 30, फिर 200, फिर 1 m एंड कार्सिनोसिन आज एन इंटरकरेंट। लेकिन ये 2019 की बात था, प्लेटलेट 15,000। और जुलाई 2019 वहाँ एक बात हुआ, मई में उनका प्रोफ्यूज हेमाटेमेसिस हो गया, तो उसमें ट्यूमर भी आया ब्रेन का, तो उसके साथ मैंने कैलकेरिया फ्लोर ऐड किया। फिर हेडेक नाट्राम्यूर मैंने बीच में गया फॉस्फोरस छोड़ के, फिर फॉस्फोरस। तो इसी साल की एमआरआई का रिपोर्ट भी बाद में थोड़ा डिक्रीज हुआ, ऐसा आया, और 19 के हिसाब से 20 से अभी टुमारो ही विल डू। एंड ये था थायराइड का प्रॉब्लम भी बीच में आया, मैंने थायराइडिनम 3x ऐड किया। तो ये सारा उनका रिपोर्ट्स था। हाँ, जस्ट 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो ये अभी रियली प्लेटलेट काउंट उनका, लास्ट प्लेटलेट काउंट उनका आया था 25,000 तक अभी आया है। अभी मैं रियली थोड़ा इनके वो है, पेशेंट रियली लाइन पर है। मिस्टर पति आपण जदि अच्छी सांगे सांगे टिके 1 मिनिट कही दियंतु। मिस्टर पति, मिस्टर पति आपण अच्छी? शायद नहीं है। थायराइड का टीएसएच लेवल भी 93 पॉइंट समथिंग गया था, अभी 12.34 है 2024 में। तो अभी तक नो एपिस्टैक्सिस। रियली 2020 से 5 इयर्स हो गया, आज तक एपिस्टैक्सिस एक बार भी नहीं हुआ है, हेडेक भी नहीं हुआ है, और ब्लीडिंग का कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं हुआ है। अभी हम फॉस्फोरस 10 m और 100 वीकली देते हैं एंड कार्सिनोसिन 1 m मंथली इंटरवल। सो दिस इज द केस। 5 इयर्स में वो बहुत ही अच्छे हैं, हेल्दी लाइफ। 200 किलोमीटर अप एंड डाउन वो ट्रैवल अकेले कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं अभी वो। हाँ मैडम। थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, हम लोग आपका जो ये अप्लाइड मेट्रा मेडिका का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और अगर इसी तरह से लोग मेट्रा मेडिका प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चूंकि समय नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निशांत, कैन यू एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स टू मैडम? डॉक्टर निशांत जी, वोट ऑफ थैंक्स मैडम को दीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
So now, since we don't have the time, so thank you, Dr. ये सुमाना जी, आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। पीपीटी हटा नहीं क्या? हाँ, नहीं हटा है, हटा लीजिए। हम लोग दूसरे सेशन में मूव करेंगे। ओके ओके, अभी नहीं किया। आप शेयर को खाली क्लिक कीजिएगा, रिमूव शेयर तो हो जाएगा। शेयर पर जाइए। ओके, टॉप शेयर, ओके, हाँ, हो गया। हाँ, तो थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। एंड फिर से आइए दूसरा टॉपिक लेकर के, दूसरा मेडिसिन को लेकर के, है ना। तो हम लोग दूसरे सेशन पर मूव करते हैं। नाउ ओवर टू और रमा देवी मैडम, नमस्ते। हाँ, रमा देवी, या यू, so she is very active listener, but I tried to ask her to talk also, but she is not trying. You can try, madam. Yeah. Okay. So thank you, madam, and we got now move towards the English session now, please. Over to the English session. As Dr. Dhanesh is just going to enter,